स्वागत है आप सभी का जियोपोल आईएएस पे। मैं आपका एजुकेटर मेंटोर नवाज सर आप सबका वार्म वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित रामशरण शर्मा की एक बुक है आपकी प्राचीन भारत का परिचय, जिस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें एक एक चैप्टर पर हम लोग यहाँ पर बिटवीन द लाइन एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर डिस्कशन करते चलेंगे ताकि आपका एक भी पोर्शन छूटे नहीं और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर जीएस पेपर फर्स्ट जो यूपीएससी का मेंस पेपर है उससे भी आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और जो भी प्रीलिम्स के फैक्ट निकलते होंगे उस पर मैं जरूर आपको इंडिकेट कर दूंगा कि यहां से अक्सर एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें आपको एक एक पॉइंट को बहुत आराम से नोट करते हुए चलना है और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ इस प्राचीन भारत के इतिहास को समझना होगा। क्योंकि आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, जो कहता है प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व क्या है। जरा अपने आप में एक बार सोचिए, प्राचीन भारत के इतिहास का क्या महत्व हो सकता है। आज आप देखते होंगे कि हमारे घर से बाहर निकलने के बाद जब हम सड़कों पर पहुंचते हैं या कॉलोनीज में रहते हैं तो हर एक जो गली चौराहों की सड़कें हैं, आपके कॉलोनीज की जो गलियां हैं, वो 90 डिग्रीज पर मुड़ रही हैं। क्या आपको कभी ये समझने का मौका मिला कि 90 डिग्री पे ही क्यों? मैक्सिमम जितनी भी गलियां हैं वो 90 डिग्री पे ही मुड़ती हैं। ये सभ्यता और संस्कृति के विकास से हम तक पहुंचा है, आधुनिक मानव तक पहुंचा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ग्रिड पैटर्न में अपने शहरों का विकास करते थे और इसमें 90 डिग्री पर उनके सड़कें जो हैं वह 90 डिग्री एंगल पर कट करती थी। तो ये जो सभ्यता और संस्कृति है धीरे धीरे हम तक समाहित हुई और यहाँ तक पहुंची है कि हम आज भी उसी से पोषित हो रहे हैं और उस सभ्यता और संस्कृति को समझ रहे हैं और अपनी जीवन शैली में उतार रहे हैं। एक बहुत पुरानी मूवी है मनोज कुमार जी की, जिसमें एक गाना फिल्माया गया है जो अक्सर हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त में सुनते हैं। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। तो ये गाना पहले गाना लगेगा आपको, लेकिन जब आप प्राचीन भारत का इतिहास उठाइएगा और भारत में जिस तरह से सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ और अर्बनाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखी, दूसरी अदर उस समकालीन सभ्यताओं में इस तरह का विकास नहीं देखने को मिला, तो यही कहा जा सकता है कि भारत के पीछे चला है संसार और उसकी सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ सीखा है। तो प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व हमें इसीलिए समझना होगा क्योंकि आधुनिक समाज में क्या प्रॉब्लम है, क्या खूबियां हैं और उनके अंदर जो भी कुरीतियां और बुराइयां विद्यमान हैं उनको दूर करने के लिए हमें रूट कॉज पर जाना होगा, उसकी मुख्य जड़ में जाना होगा। तो आइए एक एक करके टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या डायमेंशन है। सबसे पहले प्राचीन संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ। चैप्टर 1 हमें यह पूछता है और बताता है कि ये जो प्राचीन संस्कृति है, कल्चर है, इनका विकास कैसे हुआ होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप सब पेन कॉपी यूज जरूर करिएगा ताकि आप साथ साथ इस नोट्स को भी प्रिपेयर करते चले। प्राचीन संस्कृतियों का विकास, प्राचीन संस्कृतियों का विकास आवश्यकता आवश्यकता की जननी रही है। जैसे 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 मानवीय क्रियाकलापों के लिए मानवीय क्रियाकलापों के लिए आवश्यक आवश्यक गतिविधियों का पालन करना महत्वपूर्ण हुआ
वैसे 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 सभ्यता और संस्कृतियों का विकास हुआ होगा, क्योंकि बिना आवश्यकता के आविष्कार नहीं होता और आवश्यकता ही क्या करती है, आविष्कार की जननी बनती है। सीधे तौर पर यह कहना है कि जो प्राचीन भारत में सांस्कृतिक विकास हमें देखने को मिलता है, वो सांस्कृतिक विकास उस वक्त की मानव जो सभ्यता थी, उस मानव एक्टिविटीज के साथ साथ जुड़ी हुई थी। जैसे नवपाषाण काल, उससे पहले मध्य पाषाण काल और सबसे पुराना पूरा पाषाण काल, इन सब को स्टोन एज के नाम से जानते हैं। और ये लोग जब स्टोन का यूज करते थे, क्योंकि उसी के बारे में वो समझ पाए, जान पाए, उनको अभी मेटल्स का इतना ज्ञान नहीं था। तो इस तरह मेनली जो इक्विपमेंट मिले हैं प्राचीन भारत में पाषाणिक युग में, वह आपके पत्थरों के मिले हैं। तो उन पत्थरों का प्रयोग करने के लिए उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, उसको काटा छांटा, नुकीला बनाया, शार्प बनाया, फिर उससे जुताई करने लगे। खेतों एक जगह खेती करने के लिए उन्हें ठहरना पड़ा और धीरे धीरे मानवीय सभ्यता का विकास होता गया। और वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे, माइग्रेट करते थे, तो आवश्यकता अनुसार उन्होंने नई नई फसलों का उत्पादन सीखा। क्योंकि इस माइग्रेशन के युग में जब वो माइग्रेट कर रहे हैं, तो माइग्रेट करने के दौरान उन्होंने कई फसलों के विकास को और उसके डेवलपमेंट चक्र को समझा होगा, जिससे वह धीरे धीरे उस फसल को उपजाना सीख गए होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्राचीन संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ, तो प्राचीन संस्कृतियों का विकास आवश्यकता की जननी रही है। जैसे जैसे मानवीय क्रियाकलापों के लिए आवश्यक गतिविधियों का पालन करना महत्वपूर्ण हुआ, वैसे वैसे सभ्यता और संस्कृतियों का भी विकास हुआ। क्योंकि इन सभ्यता और संस्कृति में क्या है, हमारा रहन सहन, हमारी खान पान, हमारा पहनना ओढ़ना। तो प्राचीन काल में लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, जैसे आवश्यकता हुई, जब भूख लगी तो देखा सामने कंदमंद फूल है, उसको कोई चिड़िया खा रही है, जानवर खा रहे हैं, तो जब वो फलों को लटकते देखते थे तो उसका इस्तेमाल खुद के भोजन के लिए आखेटक और संग्राहक के रूप में ये लोग करने लगे। जानवरों को मारकर कच्चे मांस का सेवन करने लगे, जो फिर बाद में इनको सिविलाइज किया। धीरे धीरे ऐसा माना जाता है कि यह लोग जब आग से परिचित हुए और आग में कोई चीज गिर करके जल गई, भुन गई, तो उससे उन लोगों ने किसी चीज को पकाकर खाना सीखा होगा। तो इनकी आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ी और मानवीय गतिविधियां बढ़ती चली गई, वैसे वैसे संस्कृतियों का विकास हुआ होगा। इज दैट क्लियर? इतना पॉइंट समझ गए? चलिए, तो पहला चैप्टर आपका पहला पॉइंट ये बताता है। दूसरा पॉइंट क्या है? कृषि का विकास। कृषि के विकास पर अगर बात करें तो कृषिगत विकास प्राचीन सभ्यता में नौपाषाणिक युग से हमको देखने को मिलता है। जैसे कोल्डिहवा का नाम आपने सुना होगा, मेहरगढ़ का नाम सुना होगा, जो कि प्राचीन काल में सबसे पहले कृषि एक्टिविटीज के, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के यहां पर क्या होते हैं, आपको साक्ष्य मिलते हैं। तो कृषि का विकास कैसे हुआ, इस बारे में भी यह पहला चैप्टर प्राचीन भारत का इतिहास का महत्व हमें समझाता है कि हम जान सकें इस बारे में कि आखिर जो हम आज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हैं वह प्राचीन समय में कैसी थी और उस वक्त लोग कैसे कृषि का विकास करते थे और कृषिगत विकास उस ड्यूरेशन में कैसे हुआ था। तो प्राचीन इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में नोट करते चलिएगा, कृषि का विकास, कृषि का विकास कई चरणों में संपन्न हुआ है, कई चरणों में संपन्न हुआ है। सबसे पहले मानव ने कुछ ही
फसलों का उत्पादन अपने विचरण के दौरान फसलों के क्रमिक विकास का अवलोकन करते हुए सीखा होगा और धीरे धीरे यही आदिमानव कृषि का जो क्रमिक विकास देख रहे हैं आज हम, वो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में हमें इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि यह चरणबद्ध तरीके से हमारे सामने आए, डायरेक्ट नहीं आए। क्योंकि जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण करते थे तो उस दौरान इन लोगों ने कई सारी प्रमुख फसलों को बढ़ते हुए देखा, उनका विकास होते हुए देखा और धीरे धीरे वह उसका सेवन करने लगे और फिर उससे बचा करके वापस एक जगह ठहर करके उस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को आगे बढ़ाया, जिससे धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ। अगर यूं कहें कि प्रारंभिक मानव किन फसलों का उत्पादन सबसे पहले करते थे और सबसे पहले किनके बारे में उनको नॉलेज हुई, तो वह आपका गेहूं और जौ है। गेहूं, जौ, पैडी, चावल, ये सभी आपके प्रारंभिक मानवों के द्वारा उपजाए जाने वाले फसल थे जिनका उत्पादन प्रारंभिक मानव किया करते थे। इतना पॉइंट नोट कर लीजिए बेटा, इतना पॉइंट सारे लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये समझ गए कैसे कृषि का विकास हुआ होगा। आइए आगे चलते हैं। प्राकृतिक संपदाओं की खोज, प्राकृतिक संपदाओं की खोज। ये जो प्राकृतिक संपदा है ये क्या होती है? प्राकृतिक संपदा में जल, पेड़ पौधे, जानवर, इसके अलावा खनिज पदार्थ, ये सभी आपके प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन प्राकृतिक संपदाओं की खोज कैसे हुई होगी यह भी हमें प्राचीन भारत के महत्व को समझाता है। क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास के लोग कौन से मेटल का यूज सबसे पहले किए, किस तरह से उन्होंने प्राकृतिक संसाधन को समझा और उसके प्रयोग को जाना। क्योंकि आरंभिक मानव भारत में प्राचीन सभ्यता के विकास में जब प्राकृतिक संपदाओं से अच्छी तरह अवगत हुआ तो उसने बसावट के कार्य प्रारंभ किए, यानी एक जगह बस करके इन प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करना प्रारंभ किया। तो आइए प्राकृतिक संपदाओं की खोज को समझते हैं। प्राकृतिक संपदाओं जैसे खनिज संसाधन, जैव पदार्थ जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, जैव पदार्थ आदि की खोज प्राचीन मानवीय सभ्यता ने अपने मानवीय गतिविधियों को सरल बनाने तथा कृषिगत विकास और आपसी युद्ध या लड़ाई के दौरान
किया होगा, ऐसा इस चैप्टर में बताया जा रहा है। यानी प्राकृतिक संपदाओं की जो खोज की गई, उन प्राकृतिक संपदाओं की खोज में उनका उपयोग कैसे करना है, किस तरह से उनका उपयोग करके जीविका के संसाधन जुटाने हैं। जैसे प्राकृतिक संपदा में ही क्या है, आपका एक पाषाण है, यानी आपका स्टोन है। इस स्टोन के बारे में जैसे ही उन्होंने देखा, तो जब ये स्टोन बड़े बड़े पर्वतों के काट छांट यानी वेदरिंग के ड्यूरेशन में पपड़ियां बन करके गिरते थे, तो वह नुकीले हो जाया करते थे। नुकीले हो जाने की वजह से आदि मानव के कभी पैर में लग गए होंगे, या फिर उनके रूप को देख करके उनके प्रयोग को उन लोगों ने सीखा होगा, जिससे इस नुकीले पाषाण के इक्विपमेंट का इस्तेमाल उन लोगों ने क्या किया, जानवरों के हंटिंग में किया होगा, और साथ ही साथ इससे वह जमीन को खोद करके बीज बोने में काम में लाते होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक फेमस गुफा है भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा, जो कि कहां है, आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और इसमें मध्य पाषाणिक नवपाषाणिक रॉक पेंटिंग देखने को मिलती है, जिसमें यह लोग प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कोई व्यक्ति शिकार करते हुए नजर आ रहा है और वो भाले जैसी आकृति का कोई इक्विपमेंट लिया हुआ है, और वो उपकरण जो भाले की तरह दिख रहा है, उसमें नुकीला एक पाषाण का पत्थर जो है आपका बंधा हुआ है, जिससे वह जानवरों का शिकार वगैरह किया करते होंगे। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संपदाओं की खोज हुई होगी और वो लोग उसका प्रयोग करना सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला है कटाई, बुनाई, धातु कर्म आदि का विकास कैसे हुआ होगा। यह चैप्टर हमें यह भी बताने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से खेती, कटाई, बुनाई, धातु कर्म की शुरुआत हुई और कैसे इसका विकास धीरे धीरे अगले जनरेशन में या अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हुई होगी। जैसे कि आप जानते हैं, ये कटाई करना, बुनाई करना और धातु कर्म आदि के विकास के बारे में अगर हमें आज जानना हो तो हम क्या जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि फसलों की कटाई हो या फिर कपड़ों की बुनाई हो, इन सब का विकास प्राचीन समय में एक जगह ठहर कर आदि मानव के सीखने और प्रयोग में लाने की परिणति है, प्रयोग में लाने की परिणति है। क्योंकि आदि मानव ने जिस प्रकार से फसलों के क्रमिक विकास को देखा और फिर उनका उपजाने की प्रक्रिया को वो समझे, तो उन्हें एक जगह ठहर करके इन फसलों का उत्पादन करना जरूरी हो गया, जिसकी वजह से वह लोग बसावट की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं और एक जगह रहना प्रारंभ करते हैं, जिसमें कई सारे धातु क्रम का भी प्रयोग किया जाने लगा, अलग अलग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके वह लोग एक तरफ कटाई और बुनाई किया करते थे, जिससे वह जमीनों को खोदते, फसलों के तैयार होने पर उसकी कटिंग किया करते और साथ ही बुनाई के लिए या फिर कपड़े को
चमड़े को आपस में सीने के लिए वो ऐसे पाषाणिक पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे जो काफी शार्प हो, काफी नुकीला हो, और उससे चमड़े में छेद करके उसे बांध करके अपने प्राइवेट पार्ट पर बांधा करते थे, जिससे उनके ठहराव के कारण एक जगह ठहर कर आदि मानव के सीखने और प्रयोग में लाने की क्या है, यह परिणति रही होगी। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला है आपका, कह रहा है ग्राम, नगर और राज्यों की स्थापना कैसे हुई। यह भी हमें प्राचीन भारत का इतिहास बताता है। जैसे यूपीएससी में एक प्रश्न आया था, मेंस में जीएस पेपर फर्स्ट का एक प्रश्न था कि प्राचीन भारत के विकास में, प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारकों, नोट करते चलिएगा बेटा, महत्व पर विवेचना कीजिए। यानी इस प्रश्न में यह बताना था कि प्राचीन भारत का जो विकास हुआ है उसमें भौगोलिक कारण कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया, क्या उसमें सारी चीजें जिनका विकास हम लोग अभी तक पढ़े और नोट किए, आपको नहीं लगता है कि वह सभी ज्योग्राफिकल कंडीशन और ज्योग्राफिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ज्योग्राफिकल चीजों का प्रयोग करके ही उन सब का विकास हुआ है। जैसे पाषाण का, जैसे जानवरों का, जैसे उनके चमड़ियों का प्रयोग, जैसे फसलों का उत्पादन, ये अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में अलग अलग रहा होगा। और इसी प्रकार से प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ होगा। तो यहां सीधा सा मतलब है कि पहले का जो शासन प्रणाली थी वह पहले लोग ग्राम के स्तर पर रहा करते थे। जैसे आप प्राचीन भारत में कुल, विश्व, जन और राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें राष्ट्र सबसे बड़ा हुआ करता था। तो ऐसे में कई सारे कुल मिलकर के क्या करते हैं, कई सारे कुल मिलकर के ग्राम का विकास करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखिए, कई सारे कबीले आपस में मिलकर ग्राम का विकास करते थे। और कई सारे ग्रामों को जोड़कर, कई सारे ग्रामों को जोड़कर बड़े बड़े जनपद और महाजनपद बनाए जाते थे, जिनमें से 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें इतिहास में देखने को मिलता है। जैसा कि मगध एम्पायर एक सबसे बड़ा महाजनपद था जिनका सबसे ज्यादा विकास हुआ। तो जनपद और महाजनपद देखने को मिलते हैं। और मध्य काल आते आते कई सारे महाजनपदों को मिलाकर, कई सारे महाजनपदों को मिलाकर राज्यों की स्थापना की गई होगी, राज्यों की स्थापना की गई होगी। ठीक है, तो इस तरह ग्राम, नगर और राज्यों का विकास हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता इस चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व अगर हमें समझना है तो हमें आज के भी
सभ्यता, संस्कृति और समाज को हमें देखना पड़ेगा। आज हमारी समाज में अलग अलग लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग सभ्यता और संस्कृति के लोग निवास कर रहे हैं, जिनमें प्राचीन भारत के इतिहास का जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि ये हमारा जो भारत है, इस भारत को जब आप देखेंगे तो यहां खैबर दर्रे से, जो खैबर दर्रा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, खैबर दर्रे से कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज के लोग क्या किए, वेस्टर्न अटैकर्स यहां आए और यहीं आकर के अपनी बसावट प्रारंभ कर दी, जिनमें से हिंद यूनानी, आर्य, शक, पहलव, कुषाण, हुण, तुर्क, ये सारे लोग भारत पर आक्रमण करते गए और यहां आकर बसावट प्रारंभ किया और यहीं की सभ्यता और संस्कृति में ढल भी गए और कुछ यहां का माल लूट करके दूसरी जगह चले गए। ठीक है, इतना पॉइंट नोट करिए। तो क्या समझते हैं हम? इस प्रकार प्राचीन भारत में विदेशी यात्रियों तथा विदेशी आक्रमणों से भी हमारा देश सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है, महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। जैसे नई वास्तुकला, शिल्पकला, पेंटिंग, इनका समावेश हुआ, मूर्ति कला का विकास हुआ, जैसे गांधार शैली, ठीक है, जिसमें हिंद यूनानी दोनों कल्चर देखने को मिलता है, जैसे गांधार मूर्ति कला, जिसमें भारत और यूनान की सभ्यता संस्कृति देखने को मिलती है। वास्तुकला, जिसमें आपके तुर्क और हिंद दोनों के समावेश देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ नकारात्मक पहलू की अगर बात करें तो भारत का बहुत सारा माल ये विदेशी अटैकर लूट करके अपने वहां चले गए। ठीक है, तो इस तरह हिंद, आर्य और यूनानी, शक, पहलव, तुर्कस्तान हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से प्रभावित करते हैं। और इसके साथ ही कुछ अलग पॉइंट अगर यहां नोट कराऊं तो यहीं पर बसकर एक नए समाज और परिवेश का निर्माण किए, जिससे यह हमारी सभ्यता और संस्कृति में इतना घुल मिल गए कि आज उन्हें स्पष्ट रूप से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह चैप्टर भी हमें इस बारे में बताता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला है, प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला, साहित्य में योगदान दिया है। बिल्कुल सही। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, चाहे वह आपके यूनानी हो, चाहे वह हिंद यूनानी, शक,
पहलव हो या फिर कुषाण वंश के शासक हो या विदेशी आक्रांता इन सब ने भारतीय शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिनके प्रयोग और अध्ययन के माध्यम से हम तत्कालीन मैं यहां ऐड कर दे रहा हूं, तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति के इतिहास से परिचित हो पाते हैं। जरा सोचिए, अगर मेगास्थनीज ने इंडिका ना लिखी होती, अगर वेनसांग ने हर्षवर्धन के ड्यूरेशन में यात्रा ना की होती, इत्सिंग ना आया होता, इसके साथ ही आपका बारबोसा, नुन्नुक, ये सभी यात्री अगर भारत ना आए होते तो क्या भारत के तत्कालीन इतिहास के बारे में हम लोग सही से समझ पाते और कोई लिखित एविडेंस हमारे पास बच पाता अब तक? तो जवाब यह है कि प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, उसकी शिल्पकला, वास्तुकला, उसके साहित्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है और भारत ने भी उनकी सभ्यता और संस्कृति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिससे कई सारी चीजें उनकी भारतीयता में समाहित हो गई और कई से सारे भारतीय तत्व उनकी सभ्यता और संस्कृति में समाहित हुए हैं। ठीक है, इतना पॉइंट समझ गए? ठीक है, चल। इसके बाद है भाषा परिवार का समावेश। भारत प्राचीन समय से ही कई सारी भाषा समूहों का प्रतिनिधित्व करता रहा है, जहां पर कई सारी भाषाएं हमेशा बोली जाती रही हैं। तो आइए लिखते हैं, भारत, लिखते चलिएगा बेटा, प्राचीन समय से कई सारे भाषा परिवार का पोषक रहा है। भारत में आज भी कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्मों व भाषाओं का जुड़ाव भारत में आम बात है।
परंतु प्राचीन समय में भारोपीय भाषा, ऑस्ट्रो इंडिया भाषा, ठीक है, ऑस्ट्रो इंडिया लैंग्वेज के साथ साथ हिंद आर्य भाषाएं, हिंद आर्य भाषाएं, हिंद आर्य भाषाएं आदि का विकास और प्रयोग हुआ है, विकास और प्रयोग हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भारत में अलग अलग सभ्यता, संस्कृति, भाषा बोलने वाले लोगों के होने के बावजूद हमारी एक पहचान भारतीयता हमसे पीछे नहीं छूटी, यानी आज भी अनेकता में एकता है। इसके साथ ही प्राचीन समय से हम देखते आ रहे हैं कि संस्कृत जो है, संस्कृत यह प्रमुख प्रयोग का केंद्र रही। सबसे पहले अशोक के ड्यूरेशन में पाली भाषा और पाली भाषा और ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मी लिपि का प्रयोग किया गया, जिसका स्थान जल्द ही संस्कृत ने ले लिया, जो एक प्राचीन भाषा है। और यह गुप्त काल की राजकीय भाषा बन गई, गुप्त काल की राजकीय भाषा बन गई। ठीक इसी तरह से जब विदेशी आक्रमण हुए भारत पर, टर्कीज आए, मुगल आए, तो उनके साथ और भी कई सारी जबानें, कई सारे इतिहासकार और कई सारे अच्छे पेंटर्स, कई सारे अच्छे वास्तुकार भारत में आए और उन्होंने भारत की सभ्यता संस्कृति से जुड़ाव उत्पन्न किया और यहाँ की सभ्यता संस्कृति में ढल गए और उनका भी समावेश आज भारत में देखने को मिलता है। यह हमारी अनेकता में एकता का क्या है? परिचय। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लिया सबने? मैं एक बार साइड हट जा रहा हूं, सारे लोग नोट करिए। का भारतवर्ष शब्द की उत्पत्ति, या फिर यूं कहिए हिंद और इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है, अगर इसको समझना हो तो हमें समझना होगा कि भारत में प्राचीन समय में कई सारे लोग अलग अलग नामों से जाने जाते थे और कई सारी संस्थाएं थीं, जैसे कुल विश्व जन राष्ट्र। तो इन्हीं में से एक था आपका भरत जन। भरत जन के नाम से भारत और सिंधु नदी
के नाम का हिंद यूनानी शासकों द्वारा इंदु शब्द के प्रयोग से इंडिया की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके साथ ही पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला इंस्क्रिप्शन जिसमें भारतवर्ष शब्द मिला वह खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, जिसमें भारतवर्ष शब्द सबसे पहले देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में ओडिशा राज्य के अंदर एक खारवेल राज्य उपस्थित था। खारवेल राज्य उपस्थित था। खारवेल राजा उपस्थित था कर लीजिएगा। खारवेल नामक राजा उपस्थित था, जिसके हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इस तरह भारतवर्ष, हिंद और इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ, जिसमें हिंद शब्द का प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। अरबों के द्वारा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता। इस देश में कदम कदम पर अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति और सभ्यता को फॉलो करने वाले लोग पाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग संस्कृतियों के विकास में अलग अलग भाषाओं का भी विकास हुआ है। जैसे यूं लिख सकते हैं आप कि जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, वैसे वैसे अलग अलग भाषाओं का महत्व और स्थानिक उपयोग प्रचलन में आया। जैसे अशोक के शासनकाल में, अशोक शासन में क्या था? आपका पाली भाषा। फिर उसके बाद गुप्त काल में
संस्कृत और फिर महाकाव्य और वेदों की लिखित रचना, क्योंकि पहले प्रारंभिक तौर पे ये सब मौखिक रहे, बाद में लिखित किया गया। ठीक है, तो लिखित वेदों की लिखित रचना संस्कृत में की गई और संस्कृत एक लंबे समय तक इस सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी रही। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी भाषात्मक और सांस्कृतिक विविधता हमें अलग नहीं करती है, बल्कि आपस में जोड़े रखती है, और यह भारत में अनेकता में एकता की भी क्या है, परिचायक है। ठीक है, नव सामाजिक व्यवस्था का उद्भव। जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास होता जा रहा था, वैसे वैसे नव सभ्यता में एक नया टर्म भी जुड़ा था, नव समाज का उद्भव। और ये नव सामाजिक व्यवस्था जो है आपका, इसमें वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। तो लिखिए, नव सामाजिक व्यवस्था में जातिगत भेदभाव और नव सामाजिक व्यवस्था में जातिगत भेदभाव और अनेक अमानवीय कर्मकांडों का विकास हुआ, जैसे छुआछूत, स्त्री शिक्षा और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की शुरुआत, जिसने समाज को काफी कठोर बना दिया, काफी कठोर बना दिया, जिसकी वजह से यह कुछ सामाजिक बुराइयां हमारे समाज में, परिवेश में शामिल हो गई, और आज भी इन कुरीतियों का कोई ना कोई रूप हमें अपने समाज में देखने को मिलता है। ऐसे में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि अगर अतीत की प्रासंगिकता को हम समझें, तो कुछ लोग चाहते हैं कि प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को पुनर्स्थापित किया जाए, और कुछ लोग आधुनिक सभ्यता और संस्कृति को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं कि उन्हें ही फॉलो किया जाना चाहिए। तो आधुनिक काल में आज जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, नोट करिए, आधुनिक काल में मानव जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है,
जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनके निराकरण के लिए उसकी जड़ में जाना आवश्यक बना देता है। ऐसे में जब हमें जातिगत भेदभाव, भाषाई और क्षेत्रीय स्तर की जो भेदभाव है एक दूसरे से, कि कोई बिहार वाला है, कोई यूपी वाला है, कोई महाराष्ट्र का है, तो इस तरह का जो भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, जातिगत आधार पर भेदभाव है, उसको अगर आपको समझना है तो इसमें आपकी मदद प्राचीन भारत का इतिहास ही करेगा। तो इस प्रकार आधुनिक काल में मानव जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनके निराकरण के लिए उसकी जड़ में जाना आवश्यक बना देता है। अतः यह कार्य प्राचीन भारत का इतिहास महत्वपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है और हमारे अतीत से सीखते हुए हम वर्तमान की गलतियों को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम आधुनिक समय में इन समस्याओं को सुलझाने में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत का विकास हमारी आधुनिक काल और प्राचीन संस्कृति को आपस में जोड़ती है और उनमें विद्यमान बुराइयां, कुरीतियों को जहां एक तरफ दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो वहीं आधुनिक और प्राचीन संस्कृतियों का समामेलन भी हमें देखने को मिलता है। तो नोट करते चलिए। एक तरफ जहां प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन, के इतिहास का अध्ययन हमें आधुनिक काल को प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियों से जोड़ने में मदद करती है। उसी के साथ उसी के साथ ही उसी के साथ ही प्राचीन भारत का इतिहास, उसी के साथ ही प्राचीन
भारत का इतिहास हमें, नोट करिए, प्राचीन भारत का इतिहास हमें अपने गौरवशाली गौरव, इरेज कर देते हैं, हमारे गौरवशाली इतिहास से हमें जोड़ते हैं और उनमें विद्यमान कुरीतियां, संप्रदायवाद, जातिगत भेदभाव, इन सब को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनमें विद्यमान संप्रदायवाद, जाति व्यवस्था, महिला अशिक्षा, बाल विवाह आदि के प्रारंभिक कारणों को समझने में हमारी मदद करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, नोट कर लिया आपने? ठीक है, ठीक है, समझ गए? तो आइए अब आपका निष्कर्ष देख लेते हैं। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं, क्या निष्कर्ष है। अगर टोटल निष्कर्ष पर हम बात करें इस पहले चैप्टर की, तो निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? निष्कर्ष सीधा निकाला जा सकता है कि प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन हमारे आधुनिक समाज में व्याप्त कुरीतियों के निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिनका अध्ययन हमारी उपलब्धियों और कमियों से हमें क्या करते हैं, कमियों से हमें अवगत कराते हैं। ठीक है, क्लियर है? जिसमें हमने अपने कमियों को पहचाना और प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में जब जातिगत कठोरता आई, बलि प्रथा को बढ़ावा दिया गया, महिलाओं के शिक्षा का विकास न करके उनको जो कुछ भी वेद वगैरह पढ़ने का अधिकार था उसे छीन लिया गया, जिसके बाद उसी समाज के दो व्यक्तियों ने मिल करके इस कुरीति को समझा, जाना और उसे सुधार करने के लिए निकले और फिर उसके बाद उन्हें सफलता मिली और उन्हें इनलाइटमेंट मिलने के बाद एक वर्धमान महावीर हो गए और दूसरे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए।
यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यूपीएससी का एक एस्से आया था, आप चाहें तो उससे कोरिलेट कर सकते हैं। यूपीएससी का एक फेमस एस्से है कि स्वीकारोक्ति की शक्ति, स्वीकारोक्ति की शक्ति और सुधार करने की निष्ठा, सफलता के दो मंत्र हैं। तो अब अगर इस निबंध से हमें एक पैरा प्राचीन इतिहास से डालना हो तो हम बहुत आराम से इस पूरे पैरा का फर्स्ट चैप्टर का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं कि स्वीकारोक्ति की शक्ति और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। इसका जीता जागता प्रमाण हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में हमें देखने को मिलता है, जिसमें प्राचीन सभ्यता संस्कृति में जो कुरीतियां और बुराई थी उसको उसी समाज में रहने वाले दो व्यक्तियों ने फील किया, महसूस किया और उसे सुधार करने के लिए अपने घर का त्याग करके कई वर्षों तक भटकने के बाद ज्ञान की प्राप्ति मिलने के उपरांत उन्होंने उसे बदला और दो नए धर्मों को प्रारंभ किया, जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और लोग बौद्धिस्ट बन गए और आज उनका मार्ग शांति का मार्ग कहलाता है। तो इस प्रकार से स्वीकारोक्ति और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं, जिसने सिद्धार्थ को एक आम लड़के से महात्मा बुद्ध और भगवान की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार प्राचीन भारत का इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह हमारी सभ्यता और संस्कृति के आचार विचार से हमें अवगत कराता है और हमारे प्राचीन समय में जो हमारी सभ्यता संस्कृति की कुरीतियां थीं उसके बारे में अवगत करा करके हमारे आधुनिक समाज को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतर माध्यम उपलब्ध कराती हैं, क्योंकि वह ऐसा एग्जाम्पल है जो कि प्रैक्टिकल है। क्योंकि हमारे मानव सभ्यता का प्राचीन समय से एक लेना देना रहा है कि हम जब तक कोई चीज प्रैक्टिकल नहीं देखते हैं चीजों को विश्वास नहीं करते या नहीं समझते। ऐसे में प्राचीन भारत का अध्ययन करके हम वर्तमान में व्याप्त बुराइयों को भी बेहतर कर सकते हैं, उन्हें समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर था जिसपे हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब इसके बाद अगले चैप्टर पर भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और ऐसे ही मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ पीवाईक्यू सेशन और उसी में मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जोड़ते हुए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे भी अगर कोई जुड़ रहा होगा तो जरूर उससे कोरिलेट करके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर पहली बार आप जियोपोल आईएएस के इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे सेशन बहुत कम मिलते हैं जहां किसी पर्टिकुलर बुक पर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ यूपीएससी के लिए तैयारी कराई जा रही हो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा यह चैनल आप स्टूडेंट्स के लिए समर्पित है, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हुए तो हम मानेंगे हमारा भी सपना पूरा हो गया। इजाजत दीजिए मुझे, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।